हेलो। हेलो। हाँ। ओके कर दीजिएगा। गुड इवनिंग। आज हम लोग टेस्ट नंबर 128 डिस्कस करेंगे। 128 है ना? हाँ, डिस्कस करेंगे। 129 है ये। गुड इवनिंग। अभी हम लोग 128वां नंबर टेस्ट को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह की श्रेणी में आता है? अब नया टर्म आया, जोवियन ग्रह। देखिए, हम लोग जानते हैं सीरीज में कि सूर्य के सबसे नजदीक बुध, शुक्र, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी व उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इन ग्रहों को हम लोग दो भागों में बांटे हैं। एक भाग है जिसको कहते हैं आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह। और दूसरा भाग है बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह में बुध, क्या हो गया इसको? चलिए, मिट गया वो वाला। तो आंतरिक ग्रह हम लोग देखते हैं दो तरह के। आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, ठीक है। और एक बाह्य ग्रह है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब ये जो बाह्य ग्रह हैं, बाह्य ग्रह, इनमें गैसों का विस्तार है। माने गैसों की मात्रा अत्यधिक है। माने गैसों के विशाल पुंज हैं। इनका संगठनात्मक जो है, या कहिए कि ये जो है कम संघनन है। संघनन इनका कम है और ये गैसीय संरचना से बने हैं। इनका आकार विशाल है। आकार विशाल है, ठीक है। ये जो है अपने चारों ओर, इनके चारों ओर जो है
आपको दिखाई पड़ेंगे छल्ले और उपग्रह इनका संघनन घनत्व भी बहुत कम है, कम घनत्व, इसलिए इनको जो है अलग श्रेणी में रख दिया जाता है और वह श्रेणी है जोवियन। ठीक है, तो यहां कह रहा है कि कौन सा ग्रह जो है जोवियन श्रेणी में आता है। तो पहला में है शुक्र नहीं आता है, पृथ्वी नहीं, कौन आता है? शनि। तो शनि इसका आंसर होगा। याद रखिएगा, आंतरिक ग्रह है बुध शुक्र मंगल पृथ्वी, बाह्य ग्रह है बृहस्पति शनि अरुण वरुण यूरेनस नेपच्यून। इनका आकार विशाल है, ये चारों ओर अपने छल्ले और उपग्रह हैं इनको, और इनका घनत्व तो बहुत कम है। ये एक्चुअली में गैस के विशाल पुंज है, ठोस यहाँ बहुत कम ही है, यही कारण इनको जोवियन श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में ग्रहाणु संकल्पना, प्लेटसिमल हाइपोथेसिस कहते हैं इसको, किसके द्वारा दी गई थी? ठीक है, देखिए प्लेटसिमल हाइपोथेसिस कहता है कि सूर्य था और सूर्य के बगल से एक और विशाल पुंज गुजर रहा था, गुजरा दोनों के आपस में जाने से, आपस में निकट आने से सूर्य का बड़ा हिस्सा आकर्षण से बाहर आ गया, और यही बाहर आकर के ठंडा होकर के विभिन्न सौरमंडल के विभिन्न ग्रह और उपग्रह बने। ये जो ग्रहाणुस या प्लेटसिमल हाइपोथेसिस था, यह दिया गया था मोल्टन और चैम्बरलिन के द्वारा। ठीक है, इमैनुअल कांट अलग है, इनका गैसियस हाइपोथेसिस है। ये 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अंक विश्व की प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों की सही संख्या दर्शाता है? अब देखिए, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जब पढ़िएगा तो कहेगा कि पृथ्वी का जो ऊपर भूपट्टी का 35 किलोमीटर का भाग और मेंटल का 65 किलोमीटर का भाग, ये दोनों मिलकर बनाता है प्लेट, और इस प्लेट के नीचे लिथोस्फेयर है नहीं, इस प्लेट के नीचे दुर्बलता मंडल है, हिंदी में दुर्बलता मंडल है, और यह दुर्बलता मंडल अर्ध तरल अवस्था में है। तो ये सिद्धांत कहता है कि ये जो प्लेट है ये दुर्बलता मंडल में मूवमेंट करता है, गति करता है, और जब ये मूवमेंट करता है तो कई कंडीशन आता है कि जहां 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे के निकट आती हैं, और कई कंडीशन ऐसा आता है जहां 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो जब निकट आती हैं तो टकराती हैं और उनसे बनता है माउंटेन, और जब एक दूसरे से दूर आती हैं तो नीचे से मैग्मा ऊपर आता है, बनता है ज्वालामुखी पर्वत। तो ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं और विभिन्न टेक्टोनिक फोर्स काम करते हैं, ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहता है। अब इस सिद्धांत में आया कि भाई ठीक है, तो प्लेट कितने हैं? तो इनका कहना है कि बड़ी प्लेटों की संख्या, बड़े प्लेट 7 हैं, 7 प्लेटें हैं, जैसे उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, प्रशांत प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। तो बड़े प्लेटों की संख्या 7 है, और छोटे प्लेटों की संख्या अभी असंख्य है। असंख्य मतलब अभी तक ज्ञात की जा रही है, जैसे नाजका प्लेट, कोकोस प्लेट। तो मैप में आपको बड़े प्लेटों के जो जितने भी महादेश है, जैसे यूरेशियाई प्लेट में यूरोप और एशिया दोनों आते हैं, एक प्लेट में जो है महादेश भी आएगा और महासागर भी। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 बड़ी प्लेटें हैं, सही संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चट्टान चक्र में, देखिए चट्टान चक्र में अग्नेय चट्टानें, तलछट, अवसादी और मैग्मा शामिल हैं। अब देखिए चट्टानी चक्र क्या होता है। लावा नीचे से निकला,
नीचे से लावा बाहर निकला, किसी मान लिया कि ज्वालामुखी से, तो बाहर निकलेगा लावा, तो ये जमता है, तो जमता है तो ये बन जाता है चट्टान, और ये चट्टान बनता है अग्नेय चट्टान। अब ये जो अग्नेय चट्टान है, ये लावा के बाहर निकलने से भी बनता है, और जब लावा धरती के अंदर होता है तो उसको कहते हैं मैग्मा। इसमें विभिन्न गैसेज वगैरह शामिल होते हैं। अब ये इसके यहाँ जमने से भी बनता है, धरती के नीचे जमा तभी बनता है अग्नेय चट्टान, और धरती के ऊपर आ गया धरातल के ऊपर तब भी बनता है। तो ये इसको कहते हैं हम लोग अग्नेय चट्टान, जो लावा या मैग्मा के जमने से बनता है। लंबे समय तक लावा और मैग्मा धरती पर पड़ा रहेगा तो वो बन जाएगा वो अवसाद, अवसाद अवसाद बन जाएगा। और जब अवसाद आपस में जमेगा, दबेगा, तो उससे बन जाएगा अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। ठीक है। अग्नेय चट्टान का क्षरण होगा, अग्नेय चट्टान का अपर्दन होगा, तो उससे बनेगा अवसाद, और अवसाद भी जब एक जगह जमते जाएगा तो बनेगा अवसादी चट्टान। ठीक है। अब ये अवसादी चट्टान या अग्नेय चट्टान मान लिया कि ताप और दाब से दबा रह गया, भूमि के अंदर ताप और दाब के प्रभाव से लंबे समय तक दबा रह गया, तो बन जाएगा कायांतरित चट्टान। ठीक है, कायांतरित चट्टान। अब ये कायांतरित चट्टान अगर मैग्मा के संपर्क में आया तो पूरी तरह से गल कर वापस बनेगा, बाहर आएगा धरती से, तो वो बनेगा अग्नेय चट्टान। इस प्रक्रिया को कहते हैं चट्टानी चक्र। यहां प्रश्न कह रहा है कि चट्टानी चक्र में अग्नेय चट्टानें, तलछट, अवसादी चट्टानें और मैग्मा शामिल हैं। ठीक है, शामिल है। तो कह रहा है कि किसमें सब तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। तो बाहिर्भेदी अग्नेय चट्टान में सब तरह की चट्टानें नहीं पाई जाती है, अंतर्वेदी में सब तरह की चट्टानें नहीं पाई जाती हैं, लेकिन कायांतरित जो चट्टान है, ये अग्नेय चट्टानें भी अगर नीचे दबेंगी तो उनसे भी कायांतरित हो जाएगा, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट। ग्रेनाइट नीस में बदल जाएगा, बेसाल्ट एम्फीबोलाटाइट में बदल जाएगा। तो अग्नेय चट्टान, तो ये बन जाएगा किस तरह का चट्टान? कायांतरित। उसी तरह अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानें मान लिया चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर बन जाएगा, और बालू पत्थर ये क्वार्जाइट में बदल जाएगा, और ये संगमरमर में। तो कहने का मतलब कि अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, दोनों में कायांतरित चट्टान दोनों में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कायांतरित चट्टान। ठीक है, चलिए। अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सी धारा बहती है? अफ्रीका का मैप अगर देखिएगा आप लोग, कुछ इस तरह से दिखेगा, और अफ्रीका के मैप के कह रहा है उत्तर पश्चिमी भाग में, तो एक धारा आती है ठंडी धारा, और ये इधर घूम जाती है, उत्तरी विषुवतीय धारा में मिल जाती है। इस धारा का नाम है कनारी धारा। कनारी धारा अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग में, इसका आंसर हो जाएगा कनारी धारा। फॉकलैंड धारा जो है दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में बहती है। वेनेजुएला धारा अफ्रीका के दक्षिण में गुजरती है। इसका आंसर है कनारी धारा। किस तरह की धारा है ये? याद रखिएगा, ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। और ये अफ्रीका में यहाँ वर्षा नहीं कराने के लिए ये कनारी धारा भी जिम्मेदार मानी जाती है।
ये हो गया कनारी धारा। फिर कह रहा है कि जलीय चक्र निम्नलिखित में से किसे बनाए रखने में मदद करता है। अब देखिए जलीय चक्र क्या है, यहां भी चक्र आ गया। जैसे महासागर है, महासागर है तो महासागर से जलवाष्प बना। जब सूरज की किरणें महासागरों पर पड़ेंगी तो गर्म से जलवाष्प बनेगा, और वो जलवाष्प क्या करेगा, इससे फिर बादल बनेंगे। बादलों का संघनन होगा तो वर्षा होगा। वर्षा होगा तो ये वर्षा का जल नदियों में जाएगा या महासागर पर जाएगा, और महासागर में जाएगा तो फिर जलवाष्प के रूप में जाएगा, और नदी भी जाएगा तो नदी भी अंततः कहाँ जाके मिलेगा, महासागरों में। तो इस प्रकार के चक्र को कहते हैं जलीय चक्र। अब यह जो जलीय चक्र है वो कह रहा है कि क्या बनाए रखने में मदद करता है। तो पहला तो है कि वैश्विक तापमान संतुलन, बिल्कुल सही बात है। तापमान और आर्द्रता को बनाए रखने में, दाब को बनाए रखने में इसका योगदान होता है। दबाव संतुलन, बिल्कुल सही है। लवणता को भी संतुलन करने में भी इसका योगदान। मान लीजिए कि कोई महासागर में लवणता है और बहुत ज्यादा लवणता है, और वर्षा का जल जो होता है वो मीठा पानी होता है, तो उसकी लवणता क्या होगी, संतुलित होगी। तो इनमें से इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट है, मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ी क्षेत्रों तक जाने के दौरान तापमान दर में कितनी कमी आएगी। देखिए, चाहे मैदानी क्षेत्र में जाइए चाहे आप पहाड़ी क्षेत्र में जाइए, एक सामान्य रूल है। वो रूल कहता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो ठंड बढ़ती है या तापमान कम होता है, कम होता जाता है। इसीलिए पहाड़ों पर ठंड लगती है। और यह जो कम होने का रेट है इसको कहते हैं 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता जाता है, होता जाता है। इसको कहते हैं सामान्य ताप ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, सामान्य ताप ह्रास दर, इसका आंसर हो जाएगा ये, याद रखिएगा। चलिए, इनमें से किस परिचलन प्रणाली में 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण के इर्द गिर्द सिंकिंग लिम्ब है। अब इंग्लिश और हिंदी का ऐसा प्रयोग देखिए। देखिए यहां ग्लोब पर आप जाइएगा, जब पूरे ग्लोब को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हवाएं जो हैं, भूमध्य रेखा है, ये मान लिया एक कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये आर्कटिक रेखा है, ये अंटार्कटिक रेखा है। तो भूमध्य रेखा से हवाएं ऊपर उठती हैं, ये 3 डायमेंशनल मैप है। तो ऊपर उठती हैं तो एक जगह कहीं जमा तो नहीं रहेंगी, कहीं गोदाम तो है नहीं जमा रखने का। तो होगा क्या, ये हवाएं ऊपर उठने के बाद दाएं और बाएं और मुड़ जाती हैं, ऐसे। ठीक है, ऐसे। अब ये जब आगे जाती हैं तो लगभग 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के आसपास जाने के बाद इतनी भारी और ठंडी हो जाती हैं
ये हवाएं नीचे उतरने लगती हैं, यहां से नीचे उतरने लगती हैं। जब नीचे उतरती हैं तो वहां पर भी कोई गोदाम तो है नहीं हवा रखने का, तो वहां से क्या होती है, धरातल पर इधर की ओर और इधर की ओर मूव करती हैं, इधर की ओर और इधर की ओर मूव करती हैं। ठीक है, मतलब यहां पर मान लिया इक्वेटर जोन है या विषुवत रेखा जोन है, तो हवाएं यहां ऊपर उठ, संवहनीय धाराएं इनको कहते हैं। गर्म होकर के हवाएं, चूंकि सनलाइट डायरेक्ट पड़ता है, तो गर्म होकर हवाएं हल्की होकर ऊपर उठती हैं, ऊपर उठती हैं, ऊपर जाकर फैल जाती हैं। और जब फैल जाती हैं तो यही हवाएं आगे जाकर 30 डिग्री के आसपास वो नीचे गिरती हैं, इतनी ठंड और भारी हो जाती हैं। जब नीचे गिरती हैं तो फिर यहां से दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। ये एक कोश बनता है, कोश, यस, जिसको कहेंगे चक्र, और इस कोश को कहते हैं हेडली कोश। हेडली कोश यहां कह रहा है 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण के इर्द गिर्द सिंकिंग लिम्ब है, सिंकिंग लिम्ब है ना, यहां नीचे गिर रही है 30 डिग्री के आसपास, तो इस प्रकार के सेल को कहते हैं हेडली सेल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेडली सेल। फेरेल सेल अलग होता है, वाल्कर अलग है, होता है डिटेल में इसका, तो यहां पर हेडली सेल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठोस वर्षा का एक रूप जिसमें बर्फ के गोले के बड़े छर्रे या गोले होते हैं को जाना जाता है। इसको हम लोग जानते हैं, देखिए तुषार में तो बर्फ जमा हुआ बर्फ जो है धरातल पर जो है जम जाता है, बूंदा बूंदी में जो वर्षा का जल जो है बूंद के रूप में गिरता है, इसको कहते हैं एक्चुअली में ओलावृष्टि। और ओलावृष्टि जो होता है उसमें बर्फ गोले के रूप में गिरते हैं, ये ओलावृष्टि इसका आंसर होगा। उसका कारण है, बहुत सारे कारण हैं वृष्टि ओला बनने के। या तो संघनन की प्रक्रिया जब हो रही थी तो वहां पे तापमान जो है हिमांक से नीचे था, तो वो जो संघनन हुआ बर्फ के रूप में हुआ, और जब वो बर्फ के नीचे हुआ और तापमान जो वृष्टि हुई, उस वृष्टि के दौरान नीचे गिरते समय पूरी तरह से पानी के रूप में तब्दील नहीं हो पाया, तो ओला के रूप में वह गिरने लगता है। और भी कई फैक्टर होते हैं ओलावृष्टि के, कई कारण होते हैं। यहां याद रखिएगा बड़े छर्रे या गोले जो होते हैं वो ओलावृष्टि कहलाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो जैविक प्रदेशों को अलग करती है? देखिए, जैसे आप अफ्रीका को देखते हैं, अफ्रीका को देखते हैं तो यहां से विषुवत रेखा गुजरती है, कर्क रेखा यहां से गुजरती है, मकर रेखा यहां से गुजरती है। तो ये जो अफ्रीका का ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र सघन वनों वाला क्षेत्र है, मतलब यहां घने वन पाए जाते हैं, घने वन का क्षेत्र है ये। ठीक है, ये घने वन पाए जाते हैं। और ठीक इसी के ऊपर देखिए, यहां पर पाया जाता है मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। मान लिया सहारा मरुस्थल का विस्तार आपको यहां मिलेगा पूरा इस क्षेत्र में। अब देखिए यहां पे सहारा मरुस्थल और यहां घने वन के बीच में घास के मैदान पाए जाते हैं, इनको कहते हैं सवाना घास के मैदान। और इस एक संक्रमणशील पट्टी होती है, किसके किसके बीच में? तो सहारा मरुस्थल और घने वन के बीच में एक संक्रमणशील पट्टी है, और इसको सवाना कहते हैं, और इसी को वलास भी कहते हैं, वलास। तो वलास किस प्रकार का क्षेत्र होगा? दो जैविक प्रदेश, सहारा मरुस्थल और घने वन के बीच का क्या है, एक दोनों को अलग करने का काम कर रहा है। तो न तो यह मरुस्थल ही है पूरी तरह से, और न तो ही पूरी तरह से जंगल ही है, यहाँ क्या है, घास भूमि।
घास भूमि, घास भूमि है तो दो क्षेत्रों को अलग कर रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा वलास। ठीक है। अब सवाल है कि इनमें से कौन सा संकेत सामाजिक स्वास्थ्य का सबसे अच्छा सूचक है। अब देखिए, सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब तो समझे। सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब होता है शिक्षा कितना है उसको, उसका जीवन कितना खुशहाल है। इन सब कैटेगरी में जब देखते हैं तब उसको हम लोग सोशल हेल्थ कहते हैं। सोशल हेल्थ में वो कैसे जीवन बिताता है, क्या खाना खाता है, पोषण युक्त खाना है कि नहीं है। अगर पोषण युक्त खाना नहीं है तो उसको कहा जाएगा कि सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो यहां कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि दर से हम लोग को केवल जनसंख्या का पता चलेगा, जनसंख्या के वृद्धि का, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। साक्षरता से हमको केवल साक्षरता के बारे में पता चलेगा कि कितना वहां पढ़ने वाले या साक्षर लोगों का ये है, तो साक्षरता से भी नहीं। हाँ, जीवन प्रत्याशा, लोग अपने जीवन में कितना वर्ष जीते हैं उसको कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीवन प्रत्याशा। मान लिया कि भारत किसी देश में, लोग जापान में जाइएगा तो 100 वर्ष एवरेज है, मतलब 100 वर्ष जो है आपको वहां एक सामान्य व्यक्ति जीता है, आराम से जीता है। 100 से ऊपर के कई लोग मिल जाएंगे। वही भारत में आइए तो लगभग 67 9, अब तो 67 तो इथी के अनुसार 70 वर्ष मान के चलिए कि भारत में 70 वर्ष है कि लोग आज औसत जीवन जीते हैं। तो क्यों ऐसा है कि भारत में 70 वर्ष जीते हैं और जापान में 100 वर्ष जीते हैं? क्योंकि भारत में जो सामाजिक स्वास्थ्य, अभी भी भारत में गरीबी है, अभी भी भारत में जो है पोषण युक्त खाना का अभाव है, तो इसलिए 70 वर्ष है। और वही अफ्रीका में चले जाइए तो मिलेगा आपको कहीं 50 जीवन प्रत्याशा। इसका मतलब भारत से भी बुरे हालात है वहां पे। तो जीवन प्रत्याशा दिखाता है सामाजिक स्वास्थ्य को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस जनांकीकी संक्रमण के चरणों में से जन्म दर और मृत्यु दर उच्च होता है। देखिए, एक थे विद्वान जिनका नाम था थॉम्पसन, और एक विद्वान और थे जिनका नाम था नोटेस्टीन। ठीक है, थॉम्सन एंड नोटेस्टीन। और भी कई विद्वान हुए लेकिन मेन इन दोनों का नाम था। इन्होंने कहा कि देखिए, जो जनसंख्या का देश है, जनसंख्या और आर्थिक विकास में एकदम में गहरा संबंध है, गहरा संबंध है। वो कहे कि देखिए, जहां जनसंख्या अधिक होगी या जनसंख्या जहां तेजी से बढ़ रही होगी, वहां का आर्थिक और सामाजिक विकास कम हुआ रहेगा। अगर आर्थिक सामाजिक विकास कम है तो जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी। अगर आर्थिक सामाजिक विकास अधिक है तो जनसंख्या स्थिर रहेगी। ये थॉमसन नोटेस्टीन ने दिया। इन चरण ने 4 चरण बताया, 4 चरण बताए। 4 चरण में पहला चरण ये बताया कि देखिए, कोई भी देश जो है शुरुआत करता है विकास करने का, तो शुरुआती दौर में अत्याधिक जन्म होता है और अत्याधिक मृत्यु भी होती है। मतलब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक होता है। अधिक, क्योंकि आप देखिएगा कि पहले, आज से भारत में ही स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले लोग एक एक गांव में एक एक लोगों के 10-10 बच्चे होते थे। लेकिन 10 बच्चों में पता चलता था कि 5-6 बच्चे कोई ना कोई बीमारी से मृत हो जाते थे। इसलिए लोग ज्यादा बच्चा करने की प्रवृत्ति अपनाते थे। बाद में जब देखिए स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ तो धीरे धीरे जन्म मृत्यु दर कम हुआ। वैसे में जब चरण प्रथम होता है तो जन्म दर भी खूब होता है
और मृत्यु दर भी खूब होता है और जनसंख्या संतुलित रहती है। लेकिन जब चरण 2 आता है, दूसरा चरण आता है, तो इसमें क्या होता है कि जन्म दर में वही प्रभाव, जन्म दर अधिक, किंतु मृत्यु दर जो है कम हो जाता है। कम क्यों होता है? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो गया, दवाएं आ गई, विभिन्न प्रकार के टीके आ गए, इलाज हो गया, तो मृत्यु दर थम गया। मृत्यु दर थम गया तो जन्म दर बहुत तेजी से बढ़ गया। तो यहां पर क्या है कि तीसरा चरण आता है, तो तीसरा चरण में क्या है कि जन्म दर में घटना शुरू हो जाता है। जन्म दर भी अब शिक्षा का प्रसार हुआ, जागरूकता का प्रसार हुआ, तो जन्म दर में कमी आता है और मृत्यु दर कम है ही, कमी आना शुरू होता है। अब चौथा चरण में क्या होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हो जाता है। यहां पर आके जनसंख्या स्थिर हो जाती है, स्थिर होने लगती है। तो 4 चरणों में बताया, हालांकि बाद के विद्वानों ने 5वां चरण भी बताया। अब यहां जो प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न में पूछा गया है कि जहां जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं, तो पहला चरण में बताया कि जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है, और ज्यादा बच्चा पैदा करने की प्रवृत्ति रहती है, क्योंकि बच्चे के मरने की संभावना भी ज्यादा होती है। ये एकदम प्रारंभिक सीढ़ी है, तो इसका आंसर हो जाएगा चरण 1। नेक्स्ट चलते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कहलाता है, थ्योरी। अब देखिए, कह रहा है आंतरिक जलमार्गों के विकास निम्नलिखित में से किस पर आधारित नहीं है। सवाल टेढ़ा जैसा लग रहा है, लेकिन टेढ़ा नहीं है। देखिए, आंतरिक जलमार्ग का मतलब क्या होता है? आंतरिक जलमार्ग का मतलब होता है महासागरों में परिवहन नहीं, झील, तालाब, नदी, नहर आदि में जो परिवहन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं आंतरिक जलमार्ग। इसमें नदी की भूमिका भी बड़ी है। अब कह रहा है कि किस पर आधारित नहीं है, तो नव्यता जो मार्ग है उसकी चौड़ाई और गहराई होनी चाहिए। अगर चौड़ाई और गहराई नहीं होगा तो फर्क पड़ेगा नाव को, तो ये जरूरी है। दूसरा कह रहा जल प्रवाह में सातत्य, जल माने कंटिन्यूअस जल प्रवाह होना चाहिए। अब मान लिया कि गर्मी में नदी सूख जा रही है, कैनाल सूख जा रहा है, तो उस पर नाव कैसे चलेगा? ये भी जरूरी है। तो नदी मार्ग में जल प्रपात, अब देखिए इसका जल प्रपात से कोई लेना देना नहीं। जल प्रपात अगर मार्ग में आएगा तो और उसके लिए क्या है, दिक्कत है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि नदी मार्ग में जल प्रपात का जलमार्ग के विकास में कोई इसका भूमिका नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इनमें से किसने भूगर्भ शास्त्र को काल क्रमानुसारी विज्ञान कहा है? देखिए, भूगर्भ शास्त्र क्या है? भूगर्भ शास्त्र जियोलॉजी कहलाता है। इसमें हम भूगर्भ का अध्ययन करते हैं। ठीक है, भूगर्भ की सारी टेक्टोनिक घटनाओं से लेकर के सभी चीजों का अध्ययन करते हैं। तो टॉलेमी महोदय का भूगर्भ शास्त्र से कोई विचार था नहीं, टॉलेमी बहुत प्राचीन थे। रिच थोपेन जो थे, ये भी भूगर्भ शास्त्र के से संबंधित कोई विचार पेश नहीं किए। हैटनर थे, जिन्होंने कहा कि देखिए, आप लोग जो प्राकृतिक भूगोल पढ़ाते हैं, तो सबसे ज्यादा जानकारी प्राकृतिक भूगोल में काल क्रमानुसार विज्ञान, वो हमको भूगर्भ शास्त्र देता है। क्यों? क्योंकि भूगर्भ शास्त्र से हमको पता चलता है कि इसका चट्टानों का,
और विभिन्न काल में निर्मित चट्टान हमें किसकी सूचना देते हैं? काल क्रम के, काल क्रम की, मतलब किस क्रम में, किस काल क्रम में कौन सी चट्टान बनी, ये का कौन बताता है हमको? भूगर्भ शास्त्र। तो इसका आंसर हो जाएगा हेटनर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निष्क्रिय सूक्ष्म तरंगी सुदूर संवेदन का उपयोग किया जाता है? अब आप लोग को लग रहा होगा ई का नया बला है सुदूर संवेदन। देखिए क्या है, समझिएगा। एक होता है सुदूर संवेदन, इसका इंग्लिश होता है रिमोट सेंसिंग। अब ये क्या है भला? देखिए, हम दूर से ही किसी चीज का संवेदन कर ले, देखकर, तो उसको हम लोग कहते हैं सुदूर संवेदन। अब दूर से हम कैसे देख लेंगे? मान लिया चट्टान है, मिट्टी है, नदी है, समुद्र है, दूर से कैसे देखेंगे? तो देखेंगे बिल्कुल। मान लिया कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी से हम लोग भेजे सैटेलाइट, ठीक है, ये सैटेलाइट, और ये सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा और जहां जहां घूमेगा वहां का तस्वीर लेगा कैमरा से। उसमें बहुत हाई रिजोल्यूशन कैमरा होगा। तो बिना टच किए दूर से ही फोटो खींच के आपको दे रहा है। इसको कहते हैं रिमोट सेंसिंग। भारत का जो रिमोट सेंसिंग है उसको कहते हैं इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह। तो रिमोट सेंसिंग दो तरह का होता है, एक को होता है सक्रिय, सक्रिय, और एक होता है निष्क्रिय। सक्रिय का मतलब होता है कि रिमोट हर वस्तु जो पृथ्वी पर मौजूद है उस पर सूर्य प्रकाश पड़ेगा और सूर्य का लाइट रिफ्लेक्ट होगा, उसको ये सैटेलाइट कैच करेगा और थर्मल इमेजिंग करके वो आपको उसकी तस्वीर भेजेगा। तो जब सूर्य के लाइट का प्रयोग होता है और उसका फोटो आता है तो उसको कहते हैं निष्क्रिय रिमोट सेंसिंग। और जब ये अपना तरंग छोड़ता है उपग्रह, और अपना तरंग छोड़ करके या तब कैच करता है या चित्र बनाता है तो उसको कहते हैं सक्रिय सुदूर संवेदन। तो निष्क्रिय सुदूर संवेदन के लिए, कृषि के लिए या खनिज विद्या के लिए नहीं, लेकिन जो समुद्र विज्ञान है या समुद्र में क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं उसके लिए सक्रिय की आवश्यकता नहीं है। निष्क्रिय ही हम लोग तरंग छोड़ करके रिमोट सेंसिंग से उसको उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र विज्ञान। समुद्र पर जो सूर्य की लाइट पड़ेगी उसी लाइट को हम सैटेलाइट के थ्रू कैच करके और जानकारी हासिल करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र विज्ञान, ओशनोग्राफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाफ्ता झाकरी जल विद्युत योजना। तो ये बड़ा फेमस है नाफ्ता झाकरी, सुने होंगे आप लोग। अब देखिए, सतलज नदी जो है सतलज नदी दो, समझिए दो प्रमुख राज्यों से होकर गुजरती है। एक तो हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, और एक पंजाब से। तो हिमाचल प्रदेश में अपर है, हिमाचल प्रदेश, और दूसरा है पंजाब, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में जब जाएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा नाथपा झाखरी परियोजना। ये किस जिले में है? किस जिले में है नाथपा झाखरी? ध्यान में नहीं आ रहा। हाँ, नाथपा झाखरी। अब ये जो नाथपा झाखरी परियोजना है इसको कहते हैं भारत की
सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, ये ऊपर में है, कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। और नीचे में आइएगा पंजाब में, तो इसी नदी पर है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना, इसमें भी दुनिया के सबसे ऊंचा जो गुरुत्व बांध है वो है। ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास है। तो यहां पूछ रहा है कि नाफ्ता झाल किस नदी पर है, तो वो नदी है सतलज। ठीक है, चलिए सवाल है कि मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहां पाई जाती है? मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहां पाई जाती है? तो देखिए, मोटा कण वाला कहां पाया जाएगा भाई? ये पर्वत है, ढाल है उसका। नदियां पर्वतों से निकलेंगी, जब नदियां पर्वतों से निकलेंगी तो अपने साथ गाद अवसाद लेके चलेंगी। जो पर्वतों को काटती है नदियां, वो गाद अवसाद नदियों के साथ आएंगे। तो पर्वतों की जो तलछटी है वहां पर बड़े बड़े टुकड़े जमा होंगे, ठीक है, और छोटे टुकड़े दूर जमा होंगे, और महीन टुकड़े और दूर जमा होंगे। इससे मैदान का निर्माण होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि सबसे ज्यादा मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी कहां अधिक पाई जाएगी? तो तराई क्षेत्र कहते हैं हिमालय की पदस्थली को, तराई। तो यहां किस प्रकार के कण पाए जाएंगे? मोटे कण वाले मिट्टी सबसे अधिक पाई जाएगी। दूसरा कह रहा है दून में। दून भी क्या है? हिमालय के तराई क्षेत्र का ही पार्ट है दून। तो यहां भी किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी? मोटे कणों वाली पाई जाएगी। फिर कह रहा है चोज से। चोज होता है जो ऊंचे स्थान, जो उतरती है नदी, उसके जो ऊंचे स्थान पर जो जमाव होता है उसको चोज कहते हैं। तो चोज में भी क्या पाई जाएगी? वहां भी, हालांकि चोज में महीन कण भी पाए जाते हैं, तराई और दून में सबसे ज्यादा मोटे कण वाले। तो दो में है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, मिसमी, बरेल और लुसाई क्या हैं? पहाड़ियां, जनजातियां। देखिए, यहां ध्यान रखिएगा कि मिसमी, डफला, मिसमी, बरेल, लुसाई, ये अब जब जाइएगा उत्तर पूर्वी राज्यों में, तो जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों के, पहाड़ियां भी हैं और उन पहाड़ियों के नाम पर जनजातियां भी हैं। मतलब अगर मिसमी पहाड़ी है तो मिसमी जनजाति भी है, बरेल पहाड़ी है तो बरेल जनजाति भी है, लुसाई पहाड़ी है तो लुसाई जनजाति भी है। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा आध प्रादेशिक योजना प्रयोग था? अब आध लिखने से बड़ी आदमी परेशान हो गए होंगे। आध का मतलब होता है नया, बिल्कुल बिल्कुल नया नहीं, क्योंकि शुरुआत किसी चीज की या प्रारंभिक शुरुआत, प्रारंभिक शुरुआत, तो उसको आध कहते हैं। अब यहां पर कई सारी परियोजनाएं दी गई हैं। शुरुआत या पहला, आध का मतलब होता है। अब देखिए, कह रहा है कि कौन सा प्रयोग था। राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश योजना नहीं, दंडकारण्य प्रदेश योजना नहीं, दामोदर घाटी योजना, ये 1948 में
तो पहली बार शुरुआत हुई थी नदी घाटी परियोजनाओं की, जिसको कहते थे दामोदर घाटी योजना। अमेरिका में जाइएगा, यूएसए में, तो वहां पर एक है टेनेसी वैली अथॉरिटी, ठीक है, टेनेसी वैली परियोजना। तो टेनेसी वैली परियोजना से प्रेरणा लेके जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रयास किया गया कि हम लोग करते हैं दामोदर वैली परियोजना। तो दामोदर घाटी परियोजना 1948 में शुरू किया गया, जो प्रारंभिक या पहला योजना था। 19 हो गया। निम्नलिखित ग्रेटर हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, हिमालय 4 भागों में है। इसको ट्रांस कहते हैं, इसको महान कहते हैं। अरे क्या हो गया जी? हिमालय जो है चार भागों में बटा है। इसको कहते हैं ट्रांस हिमालय, इसको कहते हैं महान या ग्रेट हिमालय, इसको कहते हैं मध्य हिमालय, और इसको कहते हैं शिवालिक। 4 भाग में बटा हुआ। कह रहा है कि ग्रेटर हिमालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, कह रहा है वो लघु हिमालय और शिवालिक की तुलना में कम वर्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, लघु हिमालय और शिवालिक की तुलना में कम वर्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊंचाई भी बहुत अधिक है इसका, और वर्षा तो उसके नीचे मानसूनी पवनों, लघु हिमालय शिवालिक हो जाता है। यह ठीक होगा आंसर। फिर कह रहा है धौलागिरी पर्वत श्रृंखला इसी क्षेत्र में स्थित है। क्षेत्र में तो है, हिमालय का जो क्षेत्र है वहीं धौलागिरी भी है, तो धौलागिरी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तीसरा कह रहा है यह लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है, तो गड़बड़ हो गया। ट्रांस हिमालय सबसे नॉर्थ में है, महान हिमालय उसके बाद है, मध्य या लघु हिमालय इसके बाद है, और उसके बाद शिवालिक है। तो लघु हिमालय के दक्षिण में बिल्कुल नहीं है। आंसर कौन कौन हो रहा है? 1 2 3, केवल एक और 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 आंसर होगा। भारत में असुरक्षित प्रजाति है। देखिए, असुरक्षित और संकट ऐसे 8 कैटेगरी में बांटा गया है, लेकिन असुरक्षित में एशियाई हाथी नहीं आता है, डॉल्फिन भी नहीं आता है, काला हिरण भी नहीं आता है। तो तीनों नहीं है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका 21 का हो जाएगा ई। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास के मैदानों की जलवायु का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो शीतोष्ण घास की जलवायु का वर्णन कौन कर रहा है भाई? अब देखिए कौन कौन है शीतोष्ण घास का मैदान। तो आप लोग देखे होंगे, नाम सुने होंगे, प्रेरी उत्तर अमेरिका में, स्टेपी यूरेशिया में, पंपास दक्षिण अमेरिका में। ये विश्व के सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र हैं। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। अब ये जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं, वो क्या कह रहा है कि क्या जलवायु शो करता है? तो शीतोष्ण तो है, ठीक है, शीतोष्ण है, आर्द्र नहीं है ये। यहां वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर, 50 से 70-80 सेंटीमीटर होती है, तो उसको आर्द्र की श्रेणी में नहीं रखेंगे।
दूसरा करा ठंडा है, चलिए ठंडा मान लेते हैं। अर्ध शुष्क है, नहीं, अर्ध शुष्क या शुष्क बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा करा हल्का, अब हल्का का क्या श्रेणी है, मतलब वो तो नहीं, लेकिन आर्द्र बिल्कुल नहीं होगा, ना आर्द्र है। उपयुक्त में से एक से, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। ये जो आपको शीतोष्ण घास का मैदान है, ये आर्द्र में भी नहीं आता है, शीतोष्ण में, शुष्क में भी नहीं आता है। इसको नॉर्मल में रखेगा तो ना शुष्क श्रेणी में आएगा, ना आर्द्र में आएगा, ना अर्ध शुष्क में आएगा। ये केवल शीतोष्ण आएगा, महाद्वीपीय, शीतोष्ण महाद्वीपीय, कॉन्टिनेंटल टेम्परेट, इस तरह का क्लाइमेट में आएगा। वर्षा यहाँ पर्याप्त मात्रा में होती है, जिससे यहाँ ये अनाज के भंडार होते हैं, यहाँ अनाज खूब उगाया जाता है, खास करके गेहूं। अब देखिए, थॉर्नथवेट ने प्रत्येक आर्द्रता क्षेत्र को उप आर्द्र क्षेत्रों में विभाजित किया। ठीक है, देखिए थॉर्नथवेट किसी को शुष्क क्षेत्र घोषित नहीं किए थे, उन्होंने हर को आर्द्र और उपाद्र में कहा था। उनका कहना था कि दो ही चीज है, हम कोपेन जो थे, कोपेन महोदय कहे कि देखिए हम जलवायु का वर्गीकरण करेंगे, तापमान को लेंगे, वर्षा को लेंगे, वनस्पति को लेंगे, वनस्पति या पेड़ पौधे या वन को लेंगे, और इनके आधार पे कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन किए। लेकिन थॉर्नथवेट महोदय थोड़ा सा आगे चले गए। उनका कहना था कि तापमान, वर्षा सही रिप्रेजेंटेशन जलवायु का नहीं बताता है। जैसे उदाहरण में देखिए, मान लीजिए कि कोई क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र का जो क्लाइमेट है, अब मान लिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड क्लाइमेट है, खूब गर्म एरिया है ये। अब यहां पे मान लिया वर्षा हुई 40 सेंटीमीटर। अब 40 सेंटीमीटर वर्षा होगी भी, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड क्लाइमेट में सारा का सारा जल तुरंत वाष्पीकृत होकर उड़ जाएगा, और जब उड़ जाएगा तो ये वर्षा कोई प्रभाव नहीं छोड़ेगा उस एरिया में। लेकिन मान लिया ये गर्म प्रदेश है, तो यहां 40 सेंटीमीटर वर्षा या 30 सेंटीमीटर वर्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लिया कोई ठंडा प्रदेश है और यहां 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, तो ये 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा इफेक्टिव माना जाएगा। तो थॉर्नथवेट ने कहा कि तापमान, प्रभावशीलता और वर्षा प्रभावशीलता, ये भी देखना जरूरी है। ये किसके साथ? केवल तापमान के देखने से नहीं होगा, तापमान का इफेक्टिवनेस देखिए, वर्षा देखने से नहीं होगा, वर्षा का इफेक्टिवनेस देखिए। और तब उन्होंने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन किया, और उन्होंने भी इस तरह से कई नोमेनक्लेचर का यूज करके बांटा। अब बीडी की बात कर रहा है, तो बीडी वाले क्षेत्र में शुष्क क्षेत्र की बात है, लेकिन शुष्क की बात लोगों ने नहीं कहा, इन्होंने हमेशा आर्द्र क्षेत्र की बात की है। अब इसमें कहा कि क्या सभी मौसमों में वर्षा की कमी के साथ गीला क्षेत्र? अब देखिए, जब सभी मौसम में वर्षा की कमी है तो गीला क्षेत्र कहां से आ गया? तो ये नहीं होगा। सभी मौसमों में वर्षा की कमी के साथ आर्द्र क्षेत्र, आर्द्र क्षेत्र उनका नाम ही था आर्द्र क्षेत्र, हर क्षेत्र को आर्द्र क्षेत्र कहते थे। लेकिन जहां डी है, डी का मतलब होता है जहां वर्षा की कमी है, वर्षा की कमी वाले क्षेत्र है। अब बी का मतलब होता है कि जो वर्षा की कमी के कारण जहां इफेक्टिव नहीं है, क्या नहीं है इफेक्टिव? ये वर्षा। तो सभी मौसम में वर्षा कम, अच्छा इसको रखते हैं। गर्मियों में वर्षा की कमी के साथ उप आर्द्र क्षेत्र भी नहीं होगा। अब ये वाला ऑप्शन आता है कि चूंकि उन्होंने सभी क्षेत्रों को आर्द्र क्षेत्र कहा और सभी मौसमों में वर्षा की कमी है, और उसके बाद भी आर्द्र क्षेत्र कह रहे हैं, वर्षा की कमी के साथ आर्द्र क्षेत्र, ये उनका एक विचित्र विभाजन रहा है बीडी क्षेत्र के लिए। तो ये बीडी क्षेत्र आएगा आपको सभी मौसम में वर्षा की कमी के साथ आर्द्र क्षेत्र। थॉर्नथवेट का जो क्लासिफिकेशन है
वो क्लासिफिकेशन में काफी नोमेनक्लेचर याद रखना पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट पूछ रहा है खारदुल दर्रा में स्थित है, माने कहाँ स्थित है। अब आप भारत में आइएगा, देखिएगा तो एक सीरीज से आपको कई सारे दर्रे दिखेंगे, कई सारे दर्रे। अरे क्या हो गया जी, चलिए, कई सारे दर्रे दिखेंगे। यहां कश्मीर में आपको बुर्जिल, जोजिला और खारदुगला, कैसा है। लद्दाख में बुर्जिल, बुर्जिल जोजिला, कश्मीर में है ये। खारदुगला, ला का मतलब दर्रा होता है। फिर सिपकीला, ये हिमाचल प्रदेश में है, सिपकीला। पारालाचाला, ये तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है। और ये हो गया हिमाचल प्रदेश में, सिपकीला और पारालाचाला। फिर उत्तराखंड में आइए, आगला, लिपुलेखला, नीतीला। यहां पर जम्मू कश्मीर में एक और है बोमडीला, नहीं बोमडीला नहीं, अरे क्या, अभी नाम याद नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, ये है आपको उत्तराखंड में, आगला, लिपुलेखला, नीतीला। फिर आ जाइए नाथुला और जेलेपला, ये आ जाएंगे सिक्किम में। और एक है बोमडीला, बोमडीला, ये आ जाइए अरुणाचल प्रदेश में। इतने दर्रे हैं प्रमुख। एक और है यहाँ रोहतांग दर्रा, कश्मीर में, रोहतांग। इतने दर्रे हैं। अब इनमें से पूछा खारदुगला कहाँ स्थित है, तो यह स्थित होगा कहाँ, लद्दाख में। इन दर्रों को याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछता है कौन दर्रा किस स्टेट में है। नेक्स्ट है मालाबार तट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए भारत का जो पश्चिमी तट देखिएगा, तो मुंबई से लेकर गोवा तक इसको कहते हैं कोंकण तट। और गोवा से लेकर मंगलोर तक, मुंबई, गोवा, मंगलोर, इसको कहते हैं कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। और मंगलोर से कन्याकुमारी तक कहलाता है मालाबार तट। कोंकण, कन्नड़, मालाबार। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदानी पट्टी। अरे भैया भारत के पूर्वी तट की तो बात ही नहीं, मालाबार तो उधर है। ठीक है, ये तो पश्चिमी तट पर है, तो ये नहीं होगा। गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय मैदान है। हालांकि देखिए मालाबार तट जो है, कन्नड़ तट और मालाबार तट, कई कई बार यहां भी मालाबार तट, कन्नड़ तट को मालाबार में शामिल कर लिया जाता है, तो इसको माना जा सकता है, ये सही है।
तीसरा कह रहा है मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल राज्य में स्थित है। यह भी सही है, केरल में स्थित है। कन्नड़ तट को मालाबार तट, कन्नड़ तट का कई भाग मालाबार में आ जाता है, इसलिए गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय ये भी आ जाएगा और ये दोनों सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला निम्न हिमालय में सबसे लंबी है? अब देखिए, निम्न हिमालय नहीं है, इसको मध्य हिमालय या लघु हिमालय कहिए। तो लघु हिमालय में सबसे ऊपर कश्मीर में है, इसको कहते हैं पीर पंजाल श्रेणी। उसके बाद लगले है धौलाधर श्रेणी, धौलाधर। और सबसे लंबा श्रेणी है जिसको कहते हैं महाभारत श्रेणी, और यह है नेपाल में। इसका आंसर हो जाएगा, सबसे लंबी है तो महाभारत श्रेणी। फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। भारत में सन 1904 में प्रथम सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? अभी रट्टा मार लीजिए, चेन्नई में। फैक्ट है इसमें। सीमेंट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था पहली बार? अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्माणित हुई, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई। बनाए थे बाढ़ रोकने के लिए, अब बाढ़ और बढ़ गया। क्यों भाई? तो कारण दिए हुए, क्या कारण है? इनके जलाशयों में अत्यधिक अवसाद जमा हो गए। बढ़िया बात है, बहुत गाद का जमाव हुआ। तो गाद का जमाव, जैसे मान लिया कि नदी जो है, कोई नदी जा रही है, नदी को में हम बना दिए बांध, जलाशय। तो जलाशय क्या होगा? मान लिया ये जलाशय है, अब जलाशय के नीचे जमा हो गया गाद। जैसे फरक्का बांध जो बनाए हैं उसमें गाद एकदम भर गया है। अभी जो गाद भर गया, तो अब नदी का जल आएगा, तो अब जल कहाँ रहेगा? जल तो ऊपर से ही निकल जाएगा। तो जो समस्या के लिए हम लोग किए थे वो समस्या और व्यापकता, अवसाद जमा हो गया, ये बात सही है। दूसरा के अत्यधिक वर्षा से बांध से पानी छोड़ना पड़ा। अब वर्षा अधिक हो गया, नीचे गाद जमा है, तो क्या करना पड़ेगा? छोड़ना ही पड़ेगा, ये भी बात सही है। दूसरा, बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन हुआ, तो बाढ़ का जो पानी आएगा वो अपने साथ मिट्टी को भी तो बहा के ले चल जाएगा। मान लिया बाढ़ का पानी आया तो सारी मिट्टियों को बहा करके अपने साथ ले जाएगा। तो बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन हुआ, तो इसका हो जाएगा आंसर एक में एक से अधिक। भारतीय जनगणना विभाग द्वारा नगरीय आवासों को कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? देखिए, भारतीय नगरों को 6 भागों में, 6 श्रेणियों में रखा गया है। प्रथम श्रेणी में महानगर आते हैं जिनकी आबादी 50 लाख से ऊपर है, जिनको मेट्रोपॉलिटन कहते हैं। तृतीय श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी कहते हैं। तृतीय श्रेणी में 1 लाख से अधिक आबादी कहते हैं। चतुर्थ श्रेणी में 50,000 से अधिक आबादी। ऐसे करके हम लोग 6 श्रेणी बांटे हैं। इसका हो जाएगा 6, 29 का। नेक्स्ट है, उरांव जनजाति किस भारतीय राज्य में पाई जाती? तो सब लोग जानते होंगे झारखंड में उरांव, हालांकि उड़ीसा में भी पाया जाता है लेकिन झारखंड मुख्यतः। हाँ। बादाम पहाड़ लोह अयस्क की खान कहाँ स्थित है? अब तो यहाँ तो लोह अयस्क बहुत तो निकाल लिया गया। देखिए, बादाम पहाड़ मयूरभंज और केंदुझार जिला है, वहीं आपको मिलेगा बादाम पहाड़। बहुत फेमस है ये बादाम पहाड़।
मयूरभंज और तो मयूरभंज और केंदुझार जिले में, उड़ीसा में है, ये फेमस है। ये सब गुआ, नौमंडी झारखंड में है, दूरगढ़ बस्तर छत्तीसगढ़ में है। तो ये हो जाएगा आंसर इसका। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत का अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है? देखिए, भारत का जो सबसे आंतरिक क्षेत्र है उसमें एक क्षेत्र है जिसको कहते हैं मालवा का पठार। ये वाला एरिया, ये एरिया में वर्षा कम होती है, सूखा से प्रभावित है। और इस एरिया में चंबल नदी प्रवाहित होती है। चंबल नदी, मालवा का पठार सूखी नदी है, कम पानी है, और वो उत्खात भूमि के लिए भी जाने, बैडलैंड, डकैतों की भूमि। तो वो तो मालवा के ऊपर में बुंदेलखंड, बघेलखंड के पठार में भी मिलता है आपको चंबल। लेकिन मालवा का पठार की विशेषता है कि अत्याधिक सूखा क्षेत्र है, तो यहां मालवा हो जाएगा। अब देखिए, कह रहा कि रियो डी जनेरियो, रियो सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था या किस मकसद से किया गया था? तो यहां है पर्यावरण संरक्षण की अत्यावश्यक समस्याएं, ठीक है। वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास, ठीक है, पर्यावरण सामाजिक आर्थिक विकास से भी जुड़ा हुआ है। विकसित विश्व का राजनीतिक संकट, राजनीतिक संकट से क्या लेना देना है, उसके लिए था ही नहीं है। ये था पर्यावरण संरक्षण की अत्यावश्यक समस्याएं और वैश्विक स्तर पर सामाजिक, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। स्टॉकहोम सम्मेलन जब हुआ था तो कहा गया था कि 20 साल के बाद हम फिर करेंगे एक सम्मेलन। तो वो हुआ था 1972 में, तो फिर किया गया 1992 में, 20 साल बाद। तो वही हुआ है, तो उसी के पर्यावरण के लिए था। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अत्यधिक पुराना है? देखिए, बिहार का मैप देखिएगा तो चरखुट तो है इसका आकार। अब यहां पर जो पर्वत पाए जाते हैं वो पर्वत नए हैं, टर्शियरी युग के। यहां पर जो पर्वत पाए जाते हैं ये है विंध्यन युग के। यहां पर जो पर्वत पाए जाते हैं ये है छोटा नागपुर, आर्कियन, धारवाड़ युग के। तो सबसे पुराना हिस्सा आर्कियन धारवाड़ कहाँ है? खड़गपुर पहाड़ियां, मुंगेर में। इसका आंसर हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ियां। ये एकदम नया है, टर्शियरी युग की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है, हिमालय के निर्माण के साथ। यहाँ विंध्यन युग की चट्टानें पाई जाती हैं और यहाँ पाई जाती हैं धारवाड़ क्रम की, धारवाड़ कुडप्पा, यहाँ हमको मिलता है। तो सबसे प्राचीन क्षेत्र हो गया वो। बिहार में शीतकालीन वर्षा का कारण है लौटता हुआ मानसून? नहीं, बिल्कुल नहीं। पश्चिमी विक्षोभ? हाँ। बंगाल की खाड़ी के चक्रवात? नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। अब देखिए क्या है कि भूमध्य सागर में बनता है शीतोष्ण चक्रवात। शीतोष्ण चक्रवात बनता है भूमध्य सागर में, और शीतोष्ण चक्रवात, अरे रे रे रे, जाड़े के समय वो भारत से होकर गुजरता है, भारत से होकर गुजरता है शीतोष्ण चक्रवात।
और यही शीतोष्ण चक्रवात क्या होता है कि हमारे ये जो कश्मीर रीजन में जो हिम नदियां हैं वहां हिम की आपूर्ति करता है। कब? जाड़े के समय में। और यहाँ राजस्थान उजस्थान में भी वर्षा कराता है। राजस्थान में जो वर्षा कराता है उसको शायद मावट या मावट ऐसे ही कुछ कहते हैं। और यही वर्षा कराते कराते उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक पहुंच जाता है। हालांकि बिहार तक आते आते नष्ट हो जाता है। तो ये इस वर्षा को हम लोग कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टरबेंस। किस कारण से होता है? शीतोष्ण चक्रवात। कहां से उत्पन्न होता है? भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से ऊपर ऊपर से आते हुए जाड़े के समय में भारत के ऊपर आता है और यहीं पर खत्म हो जाता है। और ये चक्रवात क्या कराता है कि थोड़ा बहुत कश्मीर में और हिमालय पर बर्फबारी करता है। बर्फबारी करके हिम नदियों को जीवन दान प्रदान करता है। थोड़ा राजस्थान उजस्थान में भी वर्षा कराता है और कराते हुए ये बिहार तक आते आते खत्म हो जाता है। इसको कहते हैं हम लोग पश्चिमी विक्षोभ। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। असत्य कथन कौन है भाई? पहला है करैल मृदा की प्रकृति अम्लीय होती है। अब करैल मृदा जो है वो होता है, देखिए करैल केवाल उसको कहते हैं। करैल कैवाल मिट्टी। कहाँ? पटना का जो मिट्टी है वो ना, दक्षिणी पटना का, वो करैल केवाल मिट्टी है। पटना का ओवरऑल कहिए तो मिट्टी ही करेल केवाल मिट्टी है। और ये करेल केवाल मिट्टी अत्याधिक चिपचिपी होती है। अत्याधिक चिपचिपी। अगर आप इसमें चल रहे हैं तो आपका पैर में सट जाएगा और सट करके आपको, अगर साइकिल चलाइएगा तो साइकिल के टायर में सट जाएगा और अगर आप वाहन चला रहे हैं तो वाहन नहीं चला पाइएगा। ये अत्याधिक चिपचिपी, अत्याधिक उपजाऊ होती है। सूखती है तो ढेले के समान हो जाती है और गीली होती है तो चिपचिपी हो जाती है। और ये यहां कर प्रकृति अम्लीय होती है, ये हो जाएगा नहीं, इसकी अम्लीय नहीं होता। ये कथन है। फिर कह रहा है दलदली या तराई क्षेत्रों की मृदा की प्रकृति अम्लीय होती है। हाँ ये ठीक है। दलदली और तराई क्षेत्र की मृदा जो है अम्लीय होती, पीएच वैल्यू उसका ये रहता। पलथर मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती। पलथर का मतलब बलुई मिट्टी जिसको कहते हैं। तो ये ठीक है जवाब। अब यहाँ पे दो गो सवाल, तो इसमें कह रहा असत्य कथन कौन है? ये सही है, ये सही है। असत्य कौन सा हो गया? ये हो गया। आंसर हो जाएगा इसका ए। बिहार में छोटा नागपुर या पठारी क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। हाँ तो देखिए, सोन नदी जो है दक्षिण से आती है पठारी क्षेत्र से, लेकिन गंडक जो है वो आता है चंपारण से। कोसी भी उत्तर बिहार की नदी है, ये आंसर नहीं होगा। महानंदा ये पूर्वी बिहार में है। सकरी है, पुनपुन है, ये तो दक्षिण बिहार से। करमनासा ठीक है, ये दक्षिण है। फल्गु हो गया, सोन हो गया, ये आपको दक्षिण बिहार की नदियां हैं। तो 37 का आंसर हो जाएगा सी। तीनों नदी जो है पठारी क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट, बक्सर भोजपुर बिहार के किस भूकंप जोन में आता है? अब देखिए, बिहार में जो भूकंपीय जोन है उनको बांटा गया है 3 भागों में। एक तो भाग जो होता है जिसको कहते हैं अत्याधिक संवेदनशील, जिसको जोन 5 कहते हैं। अत्याधिक संवेदनशील, ये अत्याधिक संवेदनशील होता है, सबसे ज्यादा भूकंप से ही रहता है। तो इसमें आपको हाँ, ये अत्याधिक संवेदनशील है। ये उत्तरी बिहार में आप चले जाइए तो वहां आपको जोन 5 है। फिर मिडिल बिहार के कुछ क्षेत्र है, पूर्वी बिहार, तो वो जोन 5 में। और जोन 3 में आते हैं मध्य बिहार और दक्षिण बिहार के। तो बक्सर भोजपुर
ये दोनों भी आता है जोन 3 में, ठीक है, जोन 3 वाले क्षेत्र में। कह रहे थे ना कि हिमालय से जितना दूर जाइएगा उतना ही जोन का खतरा कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगमेटाइट नामक अग्नेय चट्टान से कौन कौन से खनिज तत्व प्राप्त होते हैं? तो बॉक्साइट तो नहीं प्राप्त होता है, हीरा तो नहीं है प्राप्त होगा, अबरक है जो पैगमेटाइट से प्राप्त होता है। यहां सिंपल क्वेश्चन है, पैगमेटाइट अबरक प्राप्त होता है। बिहार में अंतर्राज्यीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है? अंतर्राज्यीय हवाई अड्डे का किया गया है, अभी तो निर्माण हुआ नहीं है। जोगबनी, रक्सौल, बीटा नहीं, इसमें से हो जाएगा आपका, अच्छा ये थी जोगबनी में तो बना है जी, बीटा में भी बना है। हाँ हाँ, ये तो हो जाएगा एक से अधिक, एक से अधिक होगा इसका। अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राज्यीय हवाई अड्डे तो बीटा में है, जोगबनी में, रक्सौल में भी बनाने का था। इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे 129वीं का। चलिए।